दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि गरीब लोग इतने ज़्यादा गरीब क्यों होते जा रहे हैं और अमीर लोग आज के समय में और भी ज़्यादा अमीर क्यों होते जा रहे हैं? तो जैसे कि एक ही लाइन से क्लियर हो जाता है, आज हम पहले एडिटोरियल के अंतर्गत भारत में असमानता और गरीबी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में इनइक्वालिटी से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इनइक्वालिटी यदि हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। इसके अलावा ज़्यादातर जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर आधारित कुछ डेटा को हम लेने वाले हैं। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि भाई भारत आज के समय में टॉप की इकोनॉमी में शामिल हो रहा है। अब यदि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो उस अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या है जब वो जॉब जनरेट नहीं कर पा रही है। लोगों की जो इनकम है, रियल इनकम है, वो यदि नहीं बढ़ पा रही है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या रह जाता है। दूसरे देशों से भी तुलना करते हैं, ताइवान एंड चाइना एंड भारत, ताइवान, चाइना एंड इंडिया, इन दो कंट्री के साथ में हम इंडिया की तुलना करने वाले कि कैसे करके शुरू की जो कंडीशन रही थी उस समय में ये जो तीनों कंट्रीज हैं लगभग बराबर ही रहे थे। लेकिन आज के समय में आप देखिए ताइवान और चाइना हमसे कितने आगे निकल चुके हैं। तो आज इन्हीं सब टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल हमारा इसी पे बेस्ड रहेगा। इसके बाद यदि हम सेकंड एडिटोरियल की चर्चा करें तो ये हमारे हेल्थ एंड फूड वाले डिपार्टमेंट से संबंधित है। आज के समय में चिप्स, कुरकुरे, तले भुने हुई चीज़ें, पैक्ड वाले फूड आइटम बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करने लग गए हैं। इसका आखिर रीज़न क्या है? लोग क्यों इस तरफ इतना ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पुराने जो हमारे फूड आइटम हुआ करते थे उनको हम नहीं खा रहे हैं, हम इनकी तरफ दौड़े जा रहे हैं। यदि हम इस प्रकार के जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। भारत सरकार की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लाए गए हैं जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि सरकार इन फूडों को प्रेफरेंस नहीं देती है, बच्चों को मना करती है। इसके अलावा हम फसाई की भी कुछ गाइडलाइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से उन्होंने गाइडलाइन जारी किए हैं कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको कहीं इनकी लत न लग जाए। तो रोज़ 5 रुपये मांगेंगे, 10 रुपये मांगेंगे और दुकान जाकर के कुरकुरे लाएंगे और पता नहीं क्या क्या खाते हैं आज के समय में। तो इन सब मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पहले एडिटोरियल की। और एडिटोरियल चालू करने से पहले यदि दोस्तों आप लोग इस एडिटोरियल का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर क्लियरली आपको ये वेबसाइट दिख रही है edubuckets.blogspot.com में जा कर के गूगल में आप सर्च मारिए और यहाँ पर आपको डेली के जो एडिटोरियल है ना उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है वो जंक फूड एंड हेल्दी फूड प्लेट से रिलेटेड है कि जंक फूड से कैसे करके हम हेल्दी फूड प्लेट की तरफ में मूव कर सकते हैं। इसके लिए एक जन आंदोलन की ज़रूरत है, पीपुल्स के मूवमेंट की ज़रूरत है और इसमें सरकार की कुछ सिंसियर पॉलिसीज़ इंटरवेंशन भी ज़रूरी है ताकि प्रमोट किया जा सके हेल्थी एंड न्यूट्रिशनली डाइवर्स डाइट्स को एंड इंश्योर किया जा सके इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है भाई कि हम ये भी इंश्योर करेंगे हमारी जो फूड चॉइसेस हैं उसके बारे में हम कितना जानते हैं, हम लोग कितना जागरूक हैं, इस बारे में भी लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं कैसे करके भारत में न्यूट्रिशन मतलब भोजन से संबंधित जो चॉइसेस है वो बदलते जा रही हैं। पहले के समय में नाश्ते में लोग क्या खाते थे, टाइम पास के लिए क्या खाते थे, और आज के समय में किस प्रकार से बदलाव देखा जा रहा है बच्चों में, यहाँ तक कि हमारे जैसे नौजवानों में।
जंक फूड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जंक फूड जो हमारी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, इससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आए थे एंड सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से इंटरवेंशन किए हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि सरकार अभी तक क्या क्या प्रयास करी है ताकि जंक फूड से लोगों को बचा सके एंड 4 महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाता है, विरोध पैदा हो जाता है, विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ तो सरकार इस प्रकार की कंपनियों को प्रमोट करती है कि आप ये सारे प्रोडक्ट बनाइए। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है तो वो इन प्रकार के जो पदार्थ हैं, बनने वाली चीज़ें हैं, फूड आइटम हैं, उसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगा देती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम शराब से रिलेटेड चीज़ें भी बोलते हैं कि शराब जो है लोगों के हेल्थ को, लोगों की किडनी को, उसके शरीर को पूरा जला देती, खोखला कर देती है। सरकार को भी ये बात पता है, लेकिन सरकार को, कोई भी सरकार हो, अपना जेब भरना है, इसलिए वो कभी भी इसके ऊपर बैन नहीं लगाती है, दबा के टैक्स लगाती है और अपनी कमाई करती है। इंडिया जैसा कि अन्य कंट्रीज भी हैं, एक न्यूट्रिशन ट्रांजिशन से गुजर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डाइटरी पैटर्न है ना, वो तेज़ी के साथ में बदल रहा है एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल डाइट। हम ट्रेडिशनल डाइट से, ट्रेडिशनल फूड से अपने आप को शिफ्ट कर दिए हैं। ये परिवर्तन ऐसे समय में आ रहा है जब रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, साथ ही साथ में हमको वृद्धि देखने को मिली है कंजप्शन ऑफ पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है एंड पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, इसकी भी मात्रा बढ़ती जा रही है। इनको बनाने वाली कंपनियां आज के समय में अपने आप को पता नहीं कितने मंजिल के टावर खड़े कर ले रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जंक फूड आखिर होता क्या है, इनमें क्या क्या चीज पाया जाता है। इस प्रकार के जो फूड रहते हैं इनमें न्यूट्रिशनली इनको लो बोला जाता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर बहुत लो रहते हैं, लेकिन इसमें रहता है हाई कैलोरी, फैट, साल्ट, शुगर एंड इननंबरेबल प्रिजर्वेटिव्स। अब भाई इनको लंबे समय तक बचा के रखना है, चलाना है 15 दिन, 20 दिन, साल भर, तो इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो सके। तो इनमें विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, फाइबर नहीं है, लेकिन इनमें है हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई साल्ट, हाई शुगर। और जाहिर सी बात है जिसको शुगर है उसका शुगर और भी ज़्यादा टॉप में जाने वाला है। साथ ही साथ यदि हम मेडिकली बात करें, फाउंड टू वीकन द बॉडीज डिफेंसेस, साथ ही साथ ये हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है ना, उसको वीक कर देता है, कमज़ोर बना देता है। इनको कैटेगराइज करते हैं हम एज ए हाई इन फैट, साल्ट, शुगर, और HFSS फूड के नाम से भी इनको जाना जाता है। हमारे पास में कुछ साइंटिफिक एविडेंस है जो कि बताते हैं जंक फूड यदि खा रहा है कोई व्यक्ति तो बॉडी का जो डिफेंस है अगेंस्ट इन्फेक्शन वो बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो कम हो जाता है इन्फेक्शन से। साथ ही साथ ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, लीड टू ए स्पाइक इन ब्लड शुगर। यदि आप इस प्रकार के फूड को खाते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इनके चलते चलते मोटापा बढ़ता है एंड कैंसर के प्रति भी ये रिस्क पैदा करते हैं। ये किस किस रूप में बिकते हैं, आप दुकान जाते हैं तो जो HFSS फूड है आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है, जैसे कि कुकीज़ हैं, केक, चिप, नमकीन, इंस्टेंट नूडल, शुगरी ड्रिंक्स, शुगर जिसमें रहता है, मीठे जो ड्रिंक्स आप पीते हैं ना, पेय पदार्थ, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, माजा, फ्रोजन मील्स हैं, कैन फ्रूट्स हैं, इंडियन स्वीट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट, ये सारे के सारे जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आ जाते हैं जंक फूड की श्रेणी में। भारत की लाइफस्टाइल में हम देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है एंड यदि हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
की स्टडी की बात करें जिसको पब्लिश किया गया था सन 2023 में, तो इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में जो प्रिवलांसेस है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का काफ़ी हाई हमको देखने को मिला है, जबकि जो डायबिटीज़ है 11% मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज 35% हैं, एंड ऑलमोस्ट 40% ऐसे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी से। मतलब आप ये सोच लीजिए कि भारत में अभी लोगों की क्या कंडीशन चल रही है। हमारा पाचन से संबंधित जो डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज़ की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, एब्डोमिनल जो ओबेसिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब भारत के लोग इस प्रकार से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाती है। कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आज के समय में आप देखेंगे हीरो हीरोइन लोग बढ़िया एकदम विज्ञापन करते हैं, उनको पैसा मिलता है और कंपनी ग्रोथ करती है और लोगों की हेल्थ खराब होती है। हीरो हीरोइन खा रहे हैं तो कौन नहीं खाएगा, फिर उनको लोग अपना आइडल मानते हैं। तो जो एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करी जाती है कि भाई ये टेस्टी है, ये अफोर्डेबल है, ये कंफर्टेबल है, ये 10 ग्राम इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड यंगर लोग जो है इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। यदि हम सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो 93% ऑफ चिल्ड्रन एट फूड दैट वाज पैकेज्ड। इसमें बोला जा रहा है कि एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी CSE की तरफ से, जिसमें बोला जा रहा है कि 93% बच्चे ऐसे हैं जो कि पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, 68% ऐसे हैं जो कि ड्रिंक पैकेज्ड स्वीटेंड बेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं सप्ताह में एक ना एक बार जरूर। मतलब पेप्सी कोका कोला इन सब का इस्तेमाल वो एक बार जरूर कर रहे हैं। 53% बच्चे ऐसे हैं एट दीज फूड्स एट लीस्ट वंस ए डे, दिन में एक बार जरूर कुछ ना कुछ चटपटाते हैं, 53% ऐसे हैं। एट द सेम टाइम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री हमारे इंडिया में एक्सपांड होते जा रही है एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 13.5% 2011 से 2021 तक, यदि हम इस प्रकार की कंपनीज की बात करें तो। इससे भी बड़ी बात यह है, इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका जो आंकड़ा है बिजनेस का वो है 535 बिलियन का आने वाले 2025-26 में, $535 बिलियन का होने वाला है। अब सरकार तो कुछ नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, तो 2013 का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट सामने आया और कंज्यूमर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ निर्णय लिया, जिसमें बोला कि हम जो है अनहेल्दी फूड से अपनी जनता को सेव करना चाहते हैं। कोर्ट का कहना है कि देखिए, किसी भी प्रकार का फूड जो कि हजार्डियस है और इंजरियस करता है पब्लिक हेल्थ को, is a potential danger to the fundamental right to life guaranteed under Article 21। इस प्रकार का जो खाना, इस प्रकार का जो फूड आइटम है वो जो बिक रहा है और इससे लोगों की हेल्थ गिर रही है, इसका मतलब ये है जो उनका फंडामेंटल राइट टू लाइफ है वो प्रभावित हो रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था। आगे हम चर्चा करते हैं कि भाई सरकार इसके लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है। सरकार ने बहुत सारे मूवमेंट चला के रखे हैं, जैसे कि ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट है, एंड प्राइम मिनिस्टर का ओवर रीचिंग स्कीम जिसका नाम है होलिस्टिक न्यूट्रिशन पोषण 2.0 है। अगला जो कदम उठाया जा रहा है फसाई की तरफ से उठाया जा रहा है। फसाई का कहना है कि भाई जो बच्चे होते हैं ना, विज्ञापन की तरफ एकदम खींचे चले जाते हैं और वो अनहेल्दी फूड को ईट करना चालू कर देते हैं। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इंडिया है, उसने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जारी किए हैं और इसके लिए उन्होंने कानून लाया था सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल रेगुलेशन 2020, जिसके माध्यम से बोला जा रहा है आप इस प्रकार के फूड को स्कूल कैंटीन में, मेस प्रीमाइसिस में, हॉस्टल किचन में आप बिल्कुल भी नहीं बेच सकते हैं विद इन 50 मीटर ऑफ द स्कूल कैंपस। लेकिन आज के समय दिशा निर्देश सब जारी कर दिए गए हैं, एक बार आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में क्या हाल है, इसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है।
इसके बाद आगे आया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इन्होंने भी कुछ कुछ नोटिस वगैरह जारी किए थे हेल्थ ड्रिंक जाइंट्स को, कंपनियों को, कि आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा एंड विथड्रॉ करना पड़ेगा ऑल मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को। आप गलत सलत विज्ञापन नहीं कर सकते आपकी कमाई के चक्कर में। ऐसा किसने बोला था? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दूसरी बात कही थी, पैकेजिंग एंड लेबल that brand the product as a health drink, citing the product's high sugar content that can adversely impact the health of children। अब कंपनियां क्या काम करती हैं? हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेच रही हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट का जो हाई शुगर कंटेंट है, जो कि बच्चों की बॉडी के ऊपर बुरा असर डाल रहा है, तो इन्हीं सब को लेकर के नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। अब यहाँ पर हम 4 महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है, हमें बच्चों को बचाना है जंक फूड से। फसाई की तरफ से रिलीज किया गया था कुछ रेगुलेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन इस प्रकार के जंक फूड को लेकर के करेंटली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप डिफाइन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फूड को आप जंक फूड की कैटेगरी में डालोगे कि नहीं डालोगे। तो सबसे पहले फसाई को आगे आना है और ये बताना है कि भाई ये HFSS फूड है, ये जंक फूड है, ये जंक फूड नहीं है। इसके बाद स्ट्रिक्टर कॉम्प्लायंस आपको डालना है स्कूल के ऊपर फूड रेगुलेशन से रिलेटेड। अगला जो कदम उठाया जा सकता है वो है फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। आज के समय में आप देखेंगे पैकेट के पीछे तरफ बड़े बड़े छोटे छोटे अक्षरों में चीज़ें लिखी रहती हैं, लेकिन नियम कानून ऐसे होना चाहिए कि उनको पैकेट के सामने ही लिखना है। इसमें शुगर की मात्रा इतनी है, इसमें नमक की मात्रा इतनी है, ठीक है, इसमें वसा इतना है और ये हेल्थ से रिलेटेड खतरे पैदा कर सकता है। लेकिन आज के समय में इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता है। देखिए, ऑलरेडी से देखा जाए इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग की तरफ से जहाँ पर जो पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टार दिया जाएगा ओवरऑल उनके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ द प्रोडक्ट के हिसाब से। जबकि फैक्ट वाली बात यह है, जो मोस्ट रिसेंट ड्राफ्ट ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट 2022 आया है, उनमें इस चीज़ों का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कंसर्न्स पैदा हो जाते हैं, जैसे कि जो स्टार रेटिंग होते हैं, जो स्टार रेटिंग है वो प्रोड्यूसर को एक्स्ट्रा मिल सकती है। जैसे कि वो यदि 1 और 2 एक्स्ट्रा हेल्दी कंपोनेंट उसमें ऐड कर देते हैं तो, लेकिन बाकी का जो उसमें मटेरियल भरा हुआ है वो डेंजरस है, हाई फैट है, उसमें शुगर है, साल्ट मौजूद है। अगला जो कदम उठाया जा सकता है हैव सब्सिडाइज फॉर हेल्दी फूड। हेल्दी फूड के लिए सब्सिडी देना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरे नंबर की बात यह है, हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनाना है, हमें ऐसे डेवलपमेंट का काम करना है जो कि पॉजिटिव सब्सिडी प्रोवाइड करें हेल्दी फूड के लिए, जैसे कि होल फूड्स, मिलेट, फ्रूट, वेजिटेबल। ये इम्प्रूव करते हैं लोगों की हेल्थ को, ये अफोर्डेबल रहते हैं एंड इनको ग्रेट तरीके से कंज्यूम किया जाता है रूरल एंड अर्बन एरियाज में। द क्वेश्चन फॉर द पॉलिसी मेकर इज हाउ टू मेक ए fruit more affordable than a 5 rupees high salt chip packet and 2 rupee high sugar biscuit। दिक्कत वाली बात यह हो जाती है कि फूड को आप कैसे करके अफोर्डेबल बना सकते हैं, जबकि 5 रुपया का साल्ट का चिप्स मिल जा रहा है, 2 रुपया का शुगर का बिस्कुट मिल जा रहा है। इससे सस्ता तो आप फ्रूट को नहीं कर सकते हैं और इसलिए भी आदमी इधर उधर जा कर के 2-4-10 रुपये खर्च करके ये सब ले आता है, लेकिन फल फूल नहीं खरीदता है। चौथे नंबर का जो इंस्टांसेस यहाँ पर लिया जाना चाहिए, चौथे नंबर का जो प्रयास किए जाना चाहिए वो क्या है, पॉलिसीज
साथ ही साथ जो बिहेवियर चेंज कैंपेन हैं जो कि टारगेट करें बच्चों को, यंग एडल्ट को, ये एक क्रिटिकल रोल अदा कर सकते हैं, यूथ को काफ़ी हेल्प करेंगे कि वो हेल्दी डाइटरी हैबिट को अपनाएं एंड माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस में रहें। इसमें इंक्लूड किया जा सकता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग को ऑन द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ जंक फूड। मल्टीमीडिया में ये आप प्रचार प्रसार करिए कि जंक फूड का क्या असर पड़ सकता है। कुछ कैंपेन बिल्डिंग्स हैं जो कि वोकल फॉर लोकल हैं, विच प्रमोट करते हैं लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स को, वेजिटेबल एंड ट्रेडिशनल फूड्स को जैसे कि मिलेट्स को। ये काम भी किया जा सकता है कि लोकल फूड को प्रमोट करना है। जो इंटरेक्टिव डिस्कशन है ऑन बैलेंस डाइट एंड टैपिंग इनटू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बैलेंस्ड डाइट का प्रचार प्रसार आप किससे करवाइए? मीडिया इन्फ्लुएंसर से कराइए, हीरो हीरोइन से करवाइए, ताकि पता चल सके जंक फूड कितना हानिकारक होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ को, जो कि कहता है कि भारत को हम ऐसा बनाएंगे जहां पर गरीबी कम हो और भारत में समानता हो। ऐसा देश हमको चाहिए। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसमें जो लाइनें रहेंगी वो इस प्रकार से हैं। जैसे कि सरकार चाहती है कि हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़े, साथ ही साथ हमारे देश की जो इनइक्वालिटी है वो भी कम हो, उसको हम रिड्यूस करें। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा? हमें ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही साथ पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को भी घटाना पड़ेगा। तब जाकर के ये चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारे देश की जो इनइक्वालिटी है वो भी कम होगी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर माना जाता है, जो कि फोकस करती है इनइक्वालिटी में, पब्लिक पॉलिसीज़ में। इसने पब्लिश करी थी एक पेपर को जिसका नाम था इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया। 1922 से लेकर के 2023 तक का डेटा प्रस्तुत किया गया है, द राइज ऑफ द बिलियनरीज राज। कैसे करके हमारे देश में अरबपति खरबपतियों का शासन बढ़ते जा रहा, जैसे पहले कभी हमारे देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। इसके ऑथर हैं नितिन कुमार भारती, ल्यूकस चैंसल, थॉमस पिकेटी एंड अनमोल सोमांची। कंबाइंड डाटा इन्होंने प्रस्तुत किया है, नेशनल इनकम अकाउंट्स है, वेल्थ एग्रीगेट्स है, टैक्स टेबुलेशंस है, रिच लिस्ट एंड सर्वेज ऑन इनकम, कंजप्शन, वेल्थ टू प्रेजेंट देयर रिजल्ट। इतने सारी चीज़ों को उन्होंने एक साथ इस रिपोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है। पहले नंबर की बात यह है, चलिए हम इनकम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब ये है, हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को आप देख लीजिए, अंबानी अडानी को देख लीजिए, इनकी इनकम, इनकी कमाई, इनकी लाइफस्टाइल और बाकी लोगों की कमाई और लाइफस्टाइल की यदि हम चर्चा करें तो कितना अंतर हो जाता है। एक अकेला के व्यक्ति के पास देखिए कितने सारे नोटों की गड्डी हैं, उतने में इतने सारे लोग आ जाएंगे, अपना जीवन यापन चला रहे हैं। ठीक है, मतलब ये यदि लाखों रुपया लेकर के घूम रहा है तो इनके पास में एक एक रुपया है, एक एक रुपया से ही इनको अपना काम चलाना है। 2022-23 तक यदि हम बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि जो 22.6% है इंडिया की नेशनल इनकम का, वो किनके पास में है? देश के 1% लोगों के पास में है, जो कि हाईएस्ट माना जाता है लास्ट 100 ईयर्स में। यदि हम बात करें 22 लोग जितना भी कमा रहे हैं उतना एक अकेला आदमी के पास उतना पैसा है, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला जाता है। एंड जस्ट 0.1%, टॉप 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न नियरली 10% ऑफ नेशनल इनकम इंडिया। देश की जितनी भी नेशनल इनकम हो रही है उसका 10% हिस्सा तो देश के टॉप अमीर आदमी, मात्र 0.1% लोग ही उतना क्या कर ले रहे हैं, कमा ले रहे हैं। साथ ही साथ यदि हम चर्चा करें कि जो टॉप 1% लोग हैं
नेशनल इनकम के हिसाब से इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। नेशनल इनकम में टॉप 1% की जो हिस्सेदारी है वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब हम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करते हैं। वेल्थ इनइक्वालिटी के अंतर्गत बोला जा रहा है ये जो टॉप 1% है वेल्थ के मामले में वाज 40.1% इन 2022-23। टॉप जो 1% पैसा है वो कितना था 2022-23 में 40%। मतलब इसका ये हो गया है कि भाई जो टॉप 1% लोग हैं वो देश में जितना भी पैसा है उसका 40% हिस्सा तो अपनी जेब में रख करके घूम रहे हैं, जो कि हाईएस्ट लेवल माना जाता है 1961 से। द शेयर ऑफ वेल्थ अमंग टॉप 10% इंक्रीज फ्रॉम 45%। इन लोगों का जो शेयर है ना वो भी 45% बढ़ चुका है। ठीक है, 45 से कितना हो गया 65 हो गया। 1961 में था 45 जो कि बढ़कर के 2022-23 में 65% हो गया है। लेकिन जो शेयर है बॉटम लोगों का, बॉटम 50% लोगों का, मिडल 40% लोगों का, इनका पैसा डिक्लाइन हुआ है। इनकी जेब से पैसा जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। लगभग 10,000 इंडिविजुअल लोगों में यदि हम तुलना करें, ठीक है, तो 92 मिलियन जो इंडियन एडल्ट हैं उनमें से जो 10,000 इंडिविजुअल हैं ये है मालिक 22.6 बिलियन वेल्थ के। 16,763 टाइम्स द एवरेज इंडियंस। एवरेज इंडियन के पास में कितना रुपया है उसका 16,763 गुना रुपया इन लोगों के पास में है। किन के पास में? यदि हम 92 मिलियन इंडियन में से 10,000 इंडिविजुअल को घटा देते हैं तो इंडिया का जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ पर बोला जाता है कि ये जो टॉप 10% लोग हैं वो 86% होल्ड करते हैं, एंड साउथ अफ्रीका में जो टॉप 10 लोग हैं वो 79.7% संपत्ति को होल्ड करके रखते हैं, मतलब उनके पास में। लेकिन फिर भी देखा जाए इनका जो वेल्थ कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है 1961 से 2023 के बीच में। लेकिन इंडिया का जो इनकम इनइक्वालिटी है पूरी दुनिया में हाईएस्ट माना जाता है। सबसे ज़्यादा असमानता है हमारे देश में आय को लेकर के। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएस से भी हम बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। वेल्थ कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया है कि आज के समय में जो पैसा है किनके पास में है? अमीर लोगों के पास में। मिडल पर्सन, गरीब पर्सन के पास में कुछ भी नहीं है आज के समय में। 2014-15 एंड 2022-23 की बात करें, इस समय में जो टॉप एंड इनइक्वालिटी है, सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति और सबसे जो गरीब व्यक्ति है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। जो गैप है उसी को बोला जा रहा है वेल्थ कंसंट्रेशन। यहाँ तक कि इसकी तुलना करी जाती है अंग्रेज़ों के राज में कि भाई अंग्रेज़ों के राज में भी इतनी इनइक्वालिटी नहीं थी जितनी आज के समय में। आज के समय में बिलियनरीज का राज चल रहा है, ऐसा राइटर लोगों का कहना है। हिस्ट्री की बात करी जाती है, साथ ही साथ तुलना करी जाती है ताइवान एंड चाइना जैसी कंट्रीज़ के साथ में। 1908 एंड 1980 के दशक में देखें तो उस समय में इनइक्वालिटी डाउन हो रही थी। इसके बाद क्या होता है, जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ना चालू कर दी। लिबरलाइजेशन जैसे ही चालू हुआ था 1980 के दशक में, एंड ये और भी ज़्यादा बढ़ती गई थी 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आए थे। तो वियतनाम और चाइना से तुलना करी जाती है कि शुरू में कंडीशन ऐसी थी कि जो इन्फ्लेशन एंड परचेसिंग पावर डिफरेंशियल है, ठीक है, एंड जो इनकम है उस समय में चाइना, वियतनाम, भारत सबकी कंडीशन बराबर ही चल रही थी 1975 के टाइम पीरियड में। लेकिन नेक्स्ट जो क्वार्टर सेंचुरी रही थी उस समय में जो इनकम थी चाइना एंड वियतनाम की वो 35 से 50% बढ़ गई थी यदि भारत से तुलना करेंगे तो। इसके बाद सन 2000 के बाद आप देखते हैं चाइना की जो इनकम है ये बढ़ना चालू हो गई थी एकदम एस्टोनिशिंग रेट के साथ में। एस्टोनिश मतलब होता है आश्चर्यजनक।
मतलब इंडिया की इनकम का 2.5 गुना इनकम कमा रहा है चाइना। सन 2022 में हम देखते हैं जो टॉप 1% इन इनकम इन इंडिया वाज नियरली 50% हायर देन दैट ऑफ चाइना। लेकिन हमारे यहाँ की जो टॉप 1% लोग हैं वो चाइना के टॉप वाले पर्सन से कहीं ज़्यादा कमाते हैं। हमने एक परिवर्तन ये देखे हैं कि चाइना की इकोनॉमी बढ़ते जा रही है, साथ ही साथ इनकी जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो मॉडरेट रेट से बढ़ रही थी। लेकिन इंडिया के साथ उल्टा हुआ, इंडिया की जो ग्रोथ है वो मॉडरेट रही, जबकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक्सट्रीम तरीके से बढ़ते रही थी। अब हम बात करते हैं कि भाई एक तो गरीबी कम करना है, दूसरा इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी करना। दोनों चीज़ों को कैसे करके प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमें लोगों का विकास करना है, देश उसमें अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले लोगों के लिए सोचना, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। भारतीय राज्यों की विकास यात्रा की हम बात करें तो भाई इसमें पता चलता है कि कौन सा राज्य कितना इकोनॉमी के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, साथ ही साथ वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा रहा है। यदि हम नेशनल लेवल की बात करें, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि ग्रोथ को रिकॉर्ड कर रहे हैं ओवर 3 डिकेड्स, पिछले 30 सालों की हम बात करें। यहाँ पर बोला जाता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी बेहतर हुआ है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, ये साउथ वाले राज्य हैं। कुछ नॉर्थ वाले भी हो सकते हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एंड वेस्ट एंड पंजाब एंड दिल्ली, यदि हम नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो। कुछ राज्य ऐसे रहे हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में पिछड़ गए, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, इनमें 5% से भी कम की पर एनम पोस्ट लिबरलाइजेशन ग्रोथ हमको देखने को मिली है। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2022-23 की, इसमें 193 कंट्रीज़ में से इंडिया को 134 स्थान मिला है, जबकि आज के समय में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है। लेकिन फिर भी हम श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से भी ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में पीछे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ हम किसको बोलेंगे? यदि आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, फंक्शनिंग, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ माना जाता है हमारी देश की इकोनॉमी का। HDR 2023-24 की रिपोर्ट कहती है इंडिया का जो स्कोर है वो डाउन हो गया है 31% इफ़ वी अकाउंट फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फिर बात करी जाती है कि भाई इसको आप कैसे करके दूर कर सकते हैं, तो सरकार स्कीम चला रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो कि कुछ किलो फूड ग्रेन गरीब लोगों को दिया जा रहा है। 81.35 करोड़ लोग इसमें बेनिफिशियरी के तौर पर। लेकिन इस प्रकार की जो स्कीम है उतने ज़्यादा कारगर साबित नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं नीलगिरी ताहर के बारे में। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये एक प्रकार से बकरी के जैसे दिखाई देती है। नीलगिरी ताहर ये एक इंडेंजर्ड माउंटेन उनगुलेट नेटिव मानी जाती है साउथर्न वेस्टर्न घाट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला की। इंडिया में 2 राज्य हैं, तमिलनाडु और केरला। साथ ही साथ ये स्टेट एनिमल मानी जाती है तमिलनाडु की, एंड इसको जाना जाता है माउंटेन मोनार्क के तौर पर फॉर इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब स्टीप क्लिफ, क्योंकि ये एकदम तेज चढ़ाई वाली पहाड़ में भी चढ़ सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन मोनार्क। वहीं यदि हम बात करें, ये जो नीलगिरी ताहर है इसको प्रोटेक्टेड किया गया है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ये बहुत सारे खतरों को झेल रही है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक आज के समय में, ठीक है, लोग जो है घरेलू पालतू के तौर पर इनको पालने लग जा रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, मोनोकल्चर प्लांटेशन किया जा रहा है, एंड हंटिंग फॉर इट्स मीट एंड स्किन।
इसकी स्किन के लिए, इसके मीट के लिए इसका शिकार किया जा रहा है। 2023 में तमिलनाडु ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इस इंडेंजर्ड प्रकृति की प्राणी को, जिसके अंतर्गत कुछ कुछ गोल रखे गए थे। इन गोल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इनके उद्देश्य रखे गए थे। बोला जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये 2023 से 2027 तक चलेगा एंड फोकस किया जाएगा, इसके अंतर्गत इस्टेब्लिश किया जाएगा कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को केरला के साथ में, ताकि काउंटिंग किया जा सके नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन को। और आज जो यहाँ पर हम न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं ना, ये भी नीलगिरी ताहर की काउंटिंग से रिलेटेड ही है। तो जो सिंक्रोनाइज सर्वे चालू होने वाला है 29 अप्रैल से, तमिलनाडु एंड केरला दोनों ही मिलकर के ये काम करने वाले हैं। ठीक है, 5 महीना बीत चुके हैं प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर के। तमिलनाडु आज के समय में सोच रहा है कि हम इसका जो स्टेट एनिमल है उसकी पॉपुलेशन की काउंटिंग करने वाले हैं। तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, केरला का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो जॉइंट तरीके से इनकी संख्या की काउंटिंग करने वाला है। बोला जा रहा है ये जो पॉपुलेशन कंडक्ट कराया जाएगा इसमें 700 लोग शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर हम काउंट एंड डबल ऑब्जर्वर मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि एस्टिमेट कर सकें नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन को। ये एक बहुत बड़ी मैसिव एक्सरसाइज होने वाली है अपने आप में, ठीक है, जो कि पहली बार हमारे देश में कंडक्ट कराई जाएगी। एंड यहाँ से जो हमको डेटा प्राप्त होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ताकि इनके हैबिटाट के बारे में हम पता लगा सकें कि कहाँ पर ये रहती हैं, किस किस एरिया में इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पर और इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो बोला जा रहा है कि जो एराविकुलम एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला के, विच आर कॉन्टिजियस माने जाते हैं, तमिलनाडु से जुड़े हुए एरिया हैं, इस एरिया को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। वहीं यदि हम बात करें जो नीलगिरी ताहर्स होती हैं ना, ये जो माउंटेन ग्रासलैंड रहते हैं, पहाड़ी एरिया में जो घास के मैदान रहते हैं, वहाँ पर अपने आप को रखना प्रिफेयर समझते हैं। मतलब ये रॉकी टेरेन में ज़्यादा रहते हैं और ऐसे एरिया 300 से लेकर के 2600 मीटर हाई हो सकते हैं समुद्र के लेवल से। ऐसा माना जाता है कि 3100 जो नीलगिरी ताहर हैं वो फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स में रह रही हैं वेस्टर्न घाट में, तमिलनाडु में, केरला में। ठीक है, और ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं नॉर्थ वाले एरिया में, यदि हम जाते हैं कन्याकुमारी की पहाड़ियों की तरफ साउथ में, इधर पर हमको ज़्यादा ये देखने को मिलती हैं। ये 2015 की एक स्टडी में हमको पता चला है, WWF की तरफ से इसको कंडक्ट कराया गया था। WWF इंडिया मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, ये लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं ताकि फॉर्मुलेट किया जा सके वैज्ञानिक एंड एक्यूरेट टेक्निक इनके पॉपुलेशन के इन्यूमरेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन की गणना से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो इसरो से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए आज के टाइम में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसरो भी आज के समय में भारत सरकार की मदद कर रहा है। वो किस प्रकार से कर रहा है, इसरो ने अपने कुछ सैटेलाइट भेजे हैं अंतरिक्ष में और वहाँ से वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहता है कि हमारे यहाँ पर जो ठंडा इलाका है वहाँ पर जो ग्लेशियर लैक्स हैं उनमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम इसरो के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पेस एजेंसी है भारत की, जो कि रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। ये प्लानिंग करता है, ये ही कार्यान्वित करता है स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हमारे देश में। इसरो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी मानी जाती है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, प्रमुख, क्योंकि ये एकदम सस्ते दाम में सैटेलाइट तैयार करने का काम करती है। आज के समय तो ऐसा हो गया है कि न केवल हम हमारे देश के लिए बल्कि विदेशों के लिए भी सैटेलाइट भेजने लगे हैं अंतरिक्ष में।
ओरिजिन एंड हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो जो इंडिया का स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ है वो 1960 के दशक में चालू हुई थी, जब सैटेलाइट एप्लीकेशन वर स्टिल इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज इवन इन द यूनाइटेड स्टेट। हम उस समय की चर्चा कर रहे हैं जब अमेरिका खुद उस समय मात्र प्रैक्टिकल में ही लगा हुआ था। उस समय से ही हमारी कहना चाहिए हम लोग भी थोड़े बहुत लगे हुए थे। सबसे पहले तो स्थापना करी जाती है इनकोस्पार की, INCOSPAR की। तो स्पेस रिसर्च की ज़रूरत है, इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया कि भाई वास्तव में यार ज़रूरत है। हमने 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत इनकोस्पार की स्थापना करे थे। ठीक है, ये सजेशन दिया गया था डॉक्टर विक्रम साराभाई की तरफ से। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग द थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन तमिलनाडु। इसके बाद तमिलनाडु में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया गया था। एंड फर्स्ट जो साउंडिंग रॉकेट है निके अपाचे, ठीक है, प्रोक्योर किए थे हम USA से। इसको लॉन्च करे थे TERLS को नवंबर 21, 1963 में। अब कैसे करके इसरो इस्टेब्लिश हुआ था? इसरो को इस्टेब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को, जिसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में, ताकि रिप्लेस कर सके हम इनकोस्पार को विथ ए ब्रॉडर मैंडेट टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी का हमको इस्तेमाल करना, उसमें हमें आगे बढ़ना है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, इसके कुछ की सेंटर भी हैं, जैसे कि तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल बनाए जाते हैं। वहीं UR राव सेटेलाइट सेंटर URSC बंगलुरु है, यहाँ पर डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट किया जाता है किसका, सेटेलाइट का। वहीं सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी है एंड साथ ही साथ लॉन्च करे जाते हैं सेटेलाइट को। फिर है वलियामाला बंगलुरु लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम, यहाँ पर लिक्विड स्टेजेस का डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे कि क्रायोनिक स्टेज। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो सेंसर है कम्युनिकेशन के लिए रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट लगाए गए हैं। इसके बाद है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि हैदराबाद में है। ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट डाटा रिसेप्शन, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेटिंग का काम करता है।